अंकित रागे जी, मेरा सवाल आपसे, बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया था भालचंद जी ने। इन्होंने कहा कि विरोध हम लोगों के जमाने में भी हुआ करता था और अब धीरे धीरे इस विरोध को अलग रंग दिया जा रहा है। इन्होंने जो शब्द कहे वो वाकई गौर करने लायक है कि सरकार का विरोध और देश का विरोध दोनों में एक अंतर होता है। सरकार के विरोध को देश का विरोध माना जाने लगा है। आप जरा समझाइए, चूंकि आप पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर भी हैं, कि आखिर इस अंतर को कैसे देखा जाए। देखिए, मुझे लगता है कि भालचंद जी जो कह रहे हैं वो सच नहीं बोल रहे हैं। इसी को हम कहते हैं, अंग्रेजी में शब्द प्रयोग करूंगा, ही इज लेस देन ऑनेस्ट। ईमानदारी से वो नीचे हैं, ईमानदारी नहीं बरत रहे हैं। देखिए, पहली बात तो समझ लें कि इन्होंने जो कहा, जो छात्र लोग विरोध कर रहे थे उनके बारे में एक चीज कहा गया कि पता नहीं वो लोग कौन है। जो भी विश्वविद्यालय की गतिविधियों से जानते हैं, और मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में पढ़ाते हुए 32 साल हो गए हैं, और कम से कम 40-45 साल से हम यूनिवर्सिटी को देख रहे हैं, जेएनयू को भी देख रहे हैं, जाते आते रहते हैं, लेक्चर देने रहते हैं। ये सब कोई जानता है कि ये छात्रों का वो समुदाय है जिसे हम लेफ्टिस्ट लोग कहते हैं, वामपंथी कहते हैं। और वामपंथियों में भी वो एक सीपीआई एमएल है, और उससे भी एक एक्सट्रीम ग्रुप है। लाल में भी एक महालाल वाला एक ग्रुप है। और ये हर जगह दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी ये सब करते हैं, डफली लेकर के ये बात करते रहते हैं, अपनी बातें रखते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको आजादी नहीं है, जेएनयू में भी करते हैं, यहाँ भी करते हैं। तो किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि ये क्यों है, कौन लोग हैं। दूसरी बात, इन्होंने दरअसल कब्र अमित शाह का क्या खोदेंगे? अमित शाह ने तो पूरा नक्सल मूवमेंट की कब्र खोद करके 10 फीट नीचे गाड़ दिया है। रोज एक दो समर्पण हो रहा है, नक्सल मूवमेंट खत्म हुआ है। और सीपीएम और जो भालचंद जी की पार्टी है उनको भी धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल में तो नक्सलियों को मार मार करके कचूमर इन्होंने बनाया था। वही काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान और अन्य जगह कर रही है। लेकिन इनका दोहरा चरित्र होता था कि छत्तीसगढ़ में कुछ और स्टैंड लेते थे, बंगाल में जब सत्ता में थे तो कुछ और स्टैंड लेते थे। दरअसल इन छात्रों का विद्रोह किसके खिलाफ है? ये विद्रोह मूलतः सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ है, क्योंकि वो एंटाइटलमेंट समझते थे। क्यों ऐसा समझते थे, जरा इसको भी समझ लीजिए। वकीलों का एक गिरोह, मैं फिर बात कर रहा हूं, वकीलों का गिरोह और इनका इकोसिस्टम वामपंथियों का, ये मान करके चलता था कि हम तो अफजल गुरु के लिए रात में खुलवा लेते हैं सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट यहां खुल जाती थी। अयोध्या के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास समय नहीं होता था, लेकिन एक जिहादी के लिए सुप्रीम कोर्ट रात में खुल जाता था, क्योंकि इनके रसूख उस समय इतने बड़े थे। आज सुप्रीम कोर्ट से आप 2016 का आप देख लीजिए, 2017 में क्या क्या कोर्ट की टिप्पणी थी। भारत तेरे टुकड़े होंगे, टुकड़े होंगे, टुकड़े होंगे, ये नारा ही तो है। कुछ इससे कुछ थोड़ा तो बिगड़ने वाला है। सुप्रीम कोर्ट के एक जज के खिलाफ एक व्यक्तिगत टिप्पणी जरा दे दीजिए, कनपट्टी पर बंदूक आ जाता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का। लेकिन भारत तेरे टुकड़े होंगे, तब उनको लगता है कि नहीं, ये तो कोई बहुत ऐसी बात नहीं हुई, व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, बोलने की आजादी है, बोलने देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इससे उनको बेल दे दिया जाना चाहिए। यही बात यदि आपके खिलाफ कोई बोला जाता है तो नहीं करते हैं। आज वो उसकी परिणति जरा देखिए क्या है, कि आपको एक व्यक्ति शर्जील इमाम कहता है कि भारत के चिकन नेक को तोड़ देंगे। ये तो वैसी साजिश का हिस्सा है। यही बात तो चाइना चाहता है, यही बात तो बांग्लादेश चाहता है, यही बात तो पाकिस्तान चाहता है, और यही बात इस देश के जिहादी चाहते हैं। उन जिहादियों की मानसिकता के साथ कौन जुड़ा हुआ है? शर्जील इमाम जुड़ा है, उमर खालिद जुड़ा हुआ है। मजेदार बात है, इनका इकोसिस्टम जरा देखिए। देश के एक प्रतिष्ठित दैनिक अखबार में रामचंद्र गुहा लेख लिखते हैं कि उस उमर खालिद का पीएचडी कितना बड़ा यह अच्छा है, और ये तब लिखते हैं, उस पूर्व संध्या पर लिखते हैं। 10 सेकंड रुकने दे, 10 सेकंड रुक जाइए। उस पूर्व संध्या पर, जबकि पिछले महीने जो है वो कोर्ट में सुनवाई होने वाली थी, अब दूसरी सुनवाई हो रही है, तो एक दूसरा जिहादी न्यूयॉर्क से बैठा हुआ एक पत्र भेजता है। इनका इकोसिस्टम जरा देखिए। फिर मोमबत्ती गैंग एक खड़ा हो जाता है, एकाएक जो है वो पूरे देश भर में एक अभियान चलाया जाता है।
को हस्ताक्षर कैंपेन, और इनका पूरा यदि आप टिपिकल यदि यूनिवर्सिटी सिस्टम को आप जानिएगा तो ये बौद्धिक गिरोह पूरे दुनिया भर में फैला हुआ है। वो एकाएक हस्ताक्षर हो जाता है, टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाता है। कई बार उनसे पूछती है, अरे तुमने साइन किया था? कहा नहीं यार, साइन तो क्या है, अपने ही लोग हैं, साइन करने की क्या जरूरत है। तो ये वो गिरोह काम करता है। अब रह गई बात, ये जेएनयू में ही क्यों होता है? तो जेएनयू का जो बना है उस पर एक पुस्तक है राकेश बटब्याल का, मेकिंग ऑफ ए यूनिवर्सिटी 1964 टू 89 का उसमें इतिहास है। किन लोगों को अपॉइंट किया गया था? ये भारत के कॉमरेड निर्माण की नर्सरी है। इस चीज को देखिएगा, ध्यान गौर कीजिएगा। और यही कारण है जादवपुर यूनिवर्सिटी, ये हैदराबाद यूनिवर्सिटी, मैं ये नहीं कह रहा कि यहां पर सारे लोग जो पढ़ने वाले हैं वहां पर सब वही होते हैं, लेकिन शिक्षक कहता है कि जाकर के सीए में प्रोटेस्ट करो, अटेंडेंस की कोई चिंता मत करो। तो ये नर्सरी करने का एक गिरोह वहां पर है, ये शिक्षकों के संरक्षण में पलता रहा है। आज वो थोड़ा थोड़ा टूट रहा है। वो कह रहे हैं कि नहीं तोड़ पाया है, टूट जाएगा, ध्यान रखिएगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए लोग जा रहे हैं, अब धीरे धीरे बैठ रहे हैं। आपकी जमीन कमजोर हो रही है। अब आप पहले अकेले जीत जाया करते थे, अब आप पूरा एक साथ जा रहे हैं, तब जाकर के तब भी एक बहुत कड़ी टक्कर मिल रही है। तो ऐसा नहीं है कि आप कमजोर नहीं हुए हैं दुनिया से। और इनकी नैतिकता जरा देखिए, तियमान स्क्वायर पर टैंक चलाता है चाइना, टैंक चलाता है। ये जेएनयू का गिरोह और जो ये तथाकथित वामपंथी नेता है, इनकी गला सूख जाता है। ये बोलने वाले, ये दुनिया में मानवता के सबसे बड़े हत्यारे हैं, लेकिन मानवता और डेमोक्रेसी की बात करते हैं। जहां ये सत्ता में होते हैं वहां कभी डेमोक्रेसी को जिंदा नहीं रहने देते हैं। मैं ऐसा कभी करता हूं ना कि एक बार 10 सेकंड, गिव मी लक्ष्मण जी, 10 10 सेकंड सेकंड आप लक्ष्मण पिछले जी, 60 सेकंड से ले रहे 10 हैं। सेकंड लक्ष्मण हाँ, जी। हाँ। पश्चिम बंगाल के सेन ब्रदर्स का उदाहरण जानिए, जो वर्ड मैं यूज कर रहा हूं, ये हत्या की संस्कृति, जो जिहादियों की संस्कृति है, काफिर की हत्या करो, यही इनके लिए है। इनके लिए कोई पॉलिटिकल अपोजिशन नहीं है, पॉलिटिकल एनिमी होता है। और संतोष भट्टाचार्य इन्हीं के एक प्रोफेसर थे, सीपीआई के थे। उन्होंने रेड हैमर ऑन कलकत्ता यूनिवर्सिटी एक पुस्तक लिखी थी। उनका जरा ये पता कर लीजिए उनका क्या हाल कर रखा था सीपीएम ने, जबकि ये सरकार में थे। जरा इनको मैं ऐसा पता करता होना हूं, बहुत चाहिए। सारे आरोप लगा लिए आपने संगीत रागे जी। भालचंद जी से रिएक्शन ले लेता हूं, मुझे प्रेम कुमार जी के पास भी जाना है। चावल पका करके उसके बेटे को खिलाया गया था। ठीक, ये तो प्रेम कुमार जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, मैं उनके पास भी जाऊंगा, लेकिन छोटा सा रिएक्शन में ले लूं। अंतिम बात, अरे भाई, आप ही लोग कहते थे ना कि माओ, चाइना का माओ जो कॉमरेड चेयरमैन है वो हमारा भी है। तो आपने तो देश के साथ गद्दारी करने की पूरी एक नींव ही डाल रखी है इस देश में। जब भारत का सैनिक मरता है तो आप जुलूस निकालते हैं जेएनयू में, सुकमा में मारे जाते हैं, पुलिस वाले मारे जाते हैं, तब आप जुलूस निकालते हैं। तो आपको गद्दार नहीं कहा जाए तो और क्या कहा जाए? वो देश के साथ गद्दारी ही है। ठीक है भालचंद जी, आपने जो मूल सवाल उठाया था कि सरकार का विरोध कि देश का विरोध, दोनों के बीच में अंतर को समझना चाहिए, उसका जवाब संगीत रागे जी ने कई सारे तथ्यों के साथ रखा है। एक छोटा सा रिएक्शन आप दे दीजिए, उसके बाद मैं प्रेम कुमार जी के पास जाऊंगा, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। आधा सच बोलने से सच नहीं होता है, आधा सच बोलने से सच नहीं होता है। संधि अभी जो वक्ता बोल रहे थे, उन्होंने जो कुछ बातें रखी है उसका मेरे पार्टी से कोई संबंध नहीं। 1956 में हम जब केरल में चुनकर आए थे, तब 1958 में हमने रेजोल्यूशन पास किया था कि इस देश में लोकशाही तंत्र से हमारी पास क्रांति होगी। और ये इसके बारे में ये बोलते नहीं है। पश्चिम बंगाल में अगर विरोधी पार्टियां जिंदा है तो क्यों है, केरला में विरोधी पार्टी जिंदा है तो क्यों है, इसके बारे में वो बोलेंगे नहीं। ये बकबक करते जाएंगे कि कम्युनिस्टों ने लोकशाही खत्म कर दी, लोकशाही खत्म कर दी। ये सरमायादारों की प्रचार के सब बाशिंदे हैं और उसके लिए काम करते हैं। नक्सलियों को पश्चिम बंगाल में किसने मारा था? नक्सलियों को पश्चिम बंगाल में किसने मारा था? और छत्तीसगढ़ में जब वो मारने की बात आई तो कहते हैं कि ये आइडियोलॉजिकल और पॉलिटिकल बैटल है।